ये राज्यसभा से हमारे पास श्री रामकृपाल यादव जी और श्री राजनीति प्रसाद जी का नोटिस आया है और लोकसभा से श्री सज्जन वर्मा जी का नोटिस आया है। उसमें ये आरोप है कि मैंने संसद का अपने बयानों से अपमान किया है। तो ये उसका जवाब लोकसभा में और राज्यसभा में आज सुबह हमने भिजवा दिया और जो जवाब दिया है, चूंकि उसमें कई अहम मुद्दे हैं हमारे जनतंत्र को लेके, तो वो मैं आप सब लोगों के सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। मुझ पर ये आरोप लगाया गया है कि मैंने संसद का अपमान किया है। मैं इस बात का पूरी तरह खंडन करता हूँ कि मैंने अपने शब्दों या किसी कार्य से संसद का अपमान किया है। मैं संसद की बहुत इज्जत करता हूँ, संसद का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं संसद को जनतंत्र के मंदिर की तरह मानता हूँ। इसीलिए मुझे अत्यधिक चिंता और दर्द है कि जनतंत्र के इस मंदिर को आए दिन अपने कृत्यों से अथवा अपने शब्दों से संसद के अंदर बैठे कुछ लोग अपमानित कर रहे हैं। विभिन्न तथ्य और घटनाएं ये दर्शाती हैं कि संसद का अपमान संसद के बाहर के लोगों की बजाय संसद के अंदर बैठे कुछ लोग कर रहे हैं। मैं संसद का सम्मान करता हूं, कई अच्छे सांसदों का भी सम्मान करता हूं, पर कुछ सांसदों का सम्मान करने में मैं असमर्थ हूं। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है पान सिंह तोमर। इस फिल्म में एक डायलॉग है, बीहड़ में बागी रहते हैं, डाकू तो संसद में रहते हैं। जब जब हीरो ये डायलॉग बोलता है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। हर बार तालियां सुनकर मन में बहुत पीड़ा हुई। ऐसा क्यों हुआ कि जब हीरो ने संसद में डाकुओं के होने की बात कही तो ऐसा लगा मानो उसने इस देश की जनता के मन की बात कह दी हो। यह सोचने की बात है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि देश की जनता के मन में संसद में बैठे हुए लोगों के लिए इतना गुस्सा और तिरस्कार है। संसद की ऐसी छवि बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इस देश की जनता या संसद में बैठे हुए लोग? सांसदों का सम्मान इस बात से नहीं होता घटता बढ़ता कि उनके बारे में क्या कहा जाता है। उनका सम्मान उनके आचरण और व्यवहार से होता है। आज लोकसभा के अंदर 162 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर 522 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 76 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, 14 के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज हैं, 20 के खिलाफ हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, 11 के खिलाफ ठगी के मामले दर्ज हैं और 13 के खिलाफ अपहरण के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कई सांसद ऐसे हैं जिन पर समय समय पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगते रहे, जैसे श्री सुरेश कलमाडी, श्री ए राजा, श्रीमती कनिमोई, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री मुलायम सिंह यादव इत्यादि। यदि जन लोकपाल कानून होता तो कुछ और सांसदों पर भी आरोप तय हो गए होते। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे लोगों की मौजूदगी से संसद की गरिमा बढ़ती है या घटती है? इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें आप शादी, ब्याह, त्योहार में अपने घर बुलाने से भी कतराएं। क्या ऐसे लोगों के संसद में बैठने से संसद का अपमान नहीं होता? आखिर ऐसे लोगों को टिकट क्यों दी गई? सभी पार्टियां बढ़ चढ़कर आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को टिकट दे रही हैं और हर आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों की संख्या पिछले चुनावों से अधिक होती जा रही है। जैसे 2004 में चुनाव में 128 लोग लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि के आए। 2009 के चुनाव में यह संख्या बढ़कर 162 हो गई। इस गति से तो वो दिन दूर नहीं जब संसद में आपराधिक छवि के लोगों की संख्या बहुमत में होगी। तो जब किसी फिल्म के हीरो के ये कहने पर कि डाकू तो संसद में रहते हैं, अगर लोग तालियां बजाते हैं तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। संसद को इस हालत में पहुंचाने के लिए सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं।
2009 में कांग्रेस ने आपराधिक छवि के 117 लोगों को टिकट दिया, जिनमें 44 लोग चुनकर आए। भाजपा ने आपराधिक छवि के 116 लोगों को टिकट दिया, जिनमें से 44 लोग चुनकर आए। अन्य सभी पार्टियों ने भी बढ़ चढ़कर दागियों को टिकट दिया। इनमें कई लोग तो ऐसे हैं जिन पर कोर्ट ने संगीन अपराधों के आरोप तय किए हैं। आखिर इन पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया? इन पार्टियों की क्या मजबूरी थी? क्या इन पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट देकर संसद का घोर अपमान नहीं किया? क्या इन पार्टियों को संसद का अपमान करने के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए? कहा जा रहा है कि अभी तो इन सब पर आरोप हैं, कोर्ट में सभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, अभी मामले चल रहे हैं। इस पे मेरा कहना है कि ये मामले तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। एक मामला निपटने में हमारे देश में 30 साल से ज्यादा टाइम लग जाता है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी सुस्त और ढीली क्यों है? इसे दुरुस्त करने का काम भी तो सांसदों का ही था। सांसदों ने 65 साल में इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्या जानबूझकर नहीं किया? क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था को दुरुस्त कर देते और ये सभी मामले जल्दी निपट जाते, तो क्या ये सच नहीं कि इनमें से कई लोग भी जेल चले जाते? ऐसे में क्या इस शक को बल नहीं मिलता कि जब तक ऐसे लोग संसद में बैठे हैं तब तक हमारे देश की न्याय व्यवस्था दुरुस्त होगी ही नहीं? क्या इस शक को भी बल नहीं मिलता कि जब तक ऐसे लोग संसद में बैठे हैं तब तक इस देश के अपराध कम होंगे ही नहीं? आप ही बताइए, ऐसे सांसदों का मैं सम्मान कैसे करूं? ये कहना ठीक है कि इन लोगों पर अभी आरोप हैं, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए, मामले अभी लंबित हैं। ऐसा हो सकता है कि 20 साल बाद जब कोर्ट का निर्णय आए तो ये सभी निर्दोष पाए जाएं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 साल के बाद जब कोर्ट का आदेश आए तो इनमें से कई लोग दोषी पाए जाएं। अगर ऐसा होता है तो क्या ये अत्यंत चिंता का विषय नहीं? इतने वर्षों तक हमारी संसद में ऐसे हत्यारे, ठग और अपहरणकर्ता देश के कानून बनाते रहे। आप कहते हैं कि मैंने संसद का अपमान किया है। मैं संसद का बहुत सम्मान करता हूं, पर आप ही बताइए कि ऐसे सांसदों का सम्मान मैं कैसे करूं? एक वो संसद थी जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना होने पर अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसी संसद के लिए तो सब कुछ कुर्बान करने को मन करता है, लेकिन जो संसद आज है उसका सम्मान मैं कैसे करूं? 29 दिसंबर 2011 को संसद में लोकपाल बिल की चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सांसद श्री राजनीति प्रसाद जी ने मंत्री महोदय के हाथ से लोकपाल बिल छीनकर फाड़कर फेंक दिया। क्या इससे संसद अपमानित नहीं हुई? हम यदि संसद को जनतंत्र का मंदिर मानते हैं तो क्या मंदिर में गीता फाड़ने से भगवान का अपमान नहीं होता? हद तो तब हुई जब एक भी सांसद ने खड़े होकर बिल को फाड़ने का विरोध नहीं किया। सभी सांसद मौन थे, संसद अध्यक्ष भी मौन थे। संसद के सम्मान की दुहाई देने वाले आखिर मौन क्यों थे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इस जनतंत्र के मंदिर में कई बार पहले भी बिल फाड़े जा चुके हैं, लेकिन कभी किसी को सजा नहीं हुई। क्या आपको नहीं लगता कि श्री राजनीति प्रसाद जी को संसद के अंदर बिल फाड़ने के लिए सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए? ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में कोई सांसद संसद के अंदर बिल फाड़ने की हिम्मत न कर सके। राज्यसभा में ऐसे कई उद्योगपति सांसद हैं जिनका जनता या जनसेवा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कई ऐसे उद्योगपति पैसे के बल पर विभिन्न पार्टियों से टिकट लेकर संसद में आते हैं। ऐसे लोग अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संसद का दुरुपयोग करते हैं। जैसे श्री विजय माल्या जी किंगफिशर के मालिक हैं। उन्होंने जनसेवा का कोई काम किया हो ऐसा सुनने में नहीं आया। वह संसद की नागरिक उड्डयन स्थायी समिति के सदस्य हैं। इस समिति में बैठकर वो देश की नागरिक उड्डयन नीतियां बनाते हैं। जाहिर है कि वे ऐसी ही नीतियां बनाएंगे जिनसे किंगफिशर एयरलाइंस को भरपूर फायदा हो। क्या ये सीधे सीधे संसद का दुरुपयोग नहीं है? राज्यसभा में तो ढेरों ऐसे सांसद हैं जो अपना उद्योग बढ़ाने के लिए संसद का सीधे सीधे दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या संसद का इस तरह से दुरुपयोग संसद का अपमान नहीं है? संसद में रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने का मामला सामने आया। ये तो संसद का सबसे घोर अपमान था।
लेकिन ऐसे सांसदों को महज उनकी सदस्यता से बर्खास्त करके छोड़ दिया गया। रिश्वत लेना या देना तो आपराधिक मामला बनता है। अपराध सिद्ध होने पर तो ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए था। उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई, इसका मतलब उनके खिलाफ मामला साबित हो गया था। फिर उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? केवल सदस्यता बर्खास्त करके क्यों छोड़ दिया गया? संसद के इतने घोर अपमान के बावजूद अगर उस वक्त उन्हें सख्त से सख्त सजा दी गई होती तो भविष्य में कोई सांसद इस तरह का संसद का अपमान करने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि उस वक्त उन सांसदों को हल्की सजा देकर छोड़ दिया गया, इसलिए कुछ वर्ष बाद ही जुलाई 2008 में खुलेआम सांसदों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। जनतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जनता ने सांसदों को खुलेआम बिकते हुए देखा। सारे देश की आत्मा रो पड़ी, जनतंत्र रो पड़ा, संसद रो पड़ी, लेकिन सरकार बच गई। एक भी सांसद को अभी तक सजा नहीं मिली है। क्या ये किसी देशद्रोह से कम है? क्या सांसदों का खरीदना और सांसदों का बिकना देशद्रोह से कम है? कैसे करूं ऐसे सांसदों की इज्जत? ऐसा कितनी बार हुआ है कि संसद के अंदर माइक उखाड़कर फेंक दिए जाते हैं, कुर्सियां उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकी जाती हैं। कैसे करूं ऐसे सांसदों का सम्मान? एक तरफ तो 8 बिल 17 मिनट में बिना चर्चा के पास कर दिए जाते हैं और दूसरी तरफ आए दिन सांसदों के हो हल्ले और शोर शराबे के कारण संसद का कामकाज ठप रहता है। देश में महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रही है जनता। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के कत्ल हो रहे हैं। जनता कराह रही है। इन सारे मामलों पर या तो संसद मौन रही या संसद में भाषणों की राजनीति हुई। कई वर्षों से बनी हुई इन समस्याओं से जनता को आज तक निजात नहीं मिली है। अमूमन इनमें से किसी भी समस्या पर संसद में आम सहमति नहीं हो पाती। मामले स्थायी समितियों में लटकते रहते हैं। जनता कराहती रहती है। लेकिन जब सांसदों से संबंधित मामला होता है तो तुरंत सभी पार्टियों में आम सहमति हो जाती है। इन्हीं में से एक सांसद श्री शरद पवार जी को किसी ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारना गलत था, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन सारे सांसद कराह उठे। सारी पार्टियों में आम सहमति हो गई। 2 घंटे तक सभी नेताओं ने इसकी जमकर आलोचना की। जब जब सांसदों के भत्ते, उनकी सुविधाएं बढ़ाने की बात होती है तो सभी सांसदों में तुरंत आम सहमति हो जाती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा कह देने भर से सारी पार्टियां एकजुट हो गई। इस छोटे से मुहावरे ने सांसदों को इतना आहत कर दिया कि घंटों तक संसद में इस पर चर्चा होती रही। तो मन में एक विचार आता है, क्या कुछ सांसद जनता की बजाय अपने स्वार्थ की ज्यादा चिंता तो नहीं करते? संसद के साथ साथ विधानसभाएं भी जनतंत्र का मंदिर हैं। ऐसे मंदिर में कुछ विधायक और उस राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री अगर बैठकर खुलेआम अश्लील फिल्में देखते हैं तो आप ही बताइए कि कैसे करूं मैं ऐसे विधायकों का सम्मान। ऐसा नहीं कि इस संसद में अच्छे सांसद नहीं हैं, कई अच्छे सांसद भी हैं और मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूं, पर ऐसे अच्छे सांसदों की आवाजें संसद के शोर शराबे में खोती जा रही हैं। जिस कथन पर मुझे ये नोटिस दिया गया है उस कथन में मैंने कुछ अहम प्रश्न उठाए हैं। जिस संविधान ने सांसदों को कानून बनाने का अधिकार दिया है उसी संविधान ने जनता को सांसदों से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया है। प्रश्न उठते हैं कि जिस संसद में आपराधिक छवि के इतने लोग हैं, क्या वो संसद अपराध को खत्म करने के लिए कभी सख्त कानून बना पाएगी? जिस संसद में कई ऐसे लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, क्या ऐसे में ये संसद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बना पाएगी जिसके लागू होने से कुछ सांसदों के लिए ही परेशानी खड़ी हो जाए? जन लोकपाल बिल आंदोलन के दौरान इस देश की जनता एक सशक्त कानून की मांग लेकर सड़क पर उतरी, लेकिन जब सरकार और संसद सशक्त कानून देने से कतराते नजर आने लगे तो जनता ने ये प्रश्न पूछने चालू किए। जनता के मन में प्रश्न है कि क्या जन लोकपाल बिल आएगा? इन बातों से साफ जाहिर है कि संसद का अपमान मैंने नहीं बल्कि संसद के भीतर बैठने वाले कुछ लोग लगातार कर रहे हैं, जिन पर विश्वास करके इस देश की जनता ने जिन्हें अपना भविष्य सौंपा था। मैंने तो जो कुछ भी कहा वो सिर्फ तथ्य थे।
मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ जनता के प्रश्नों को उठाया है। यदि आपके कानून की नजरों में मैं दोषी हूं, तो मैं उस कानून के तहत सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। यदि आप मुझे अपने कानून के तहत दोषी पाएं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सजा सुनाने से पहले मुझे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी बात कहने का मौका जरूर मिलना चाहिए। अरविंद, आपने कहा कि कुछ सांसदों का, इससे थोड़ा सा जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जो कॉन्सेप्ट था, इसका मतलब ये था कि जो सांसद हैं उनको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए संसद के अंदर अपनी बात कहने के लिए। इसका कतई ये मतलब नहीं था कि अगर कोई किसी सांसद के खिलाफ कोई जना आरोप लगाता है तो उसका मुंह बंद करने के लिए आप इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का इस्तेमाल करें। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इसलिए नहीं दिए गए थे कि सांसदों के खिलाफ अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसका मुंह बंद करने के लिए आप इस प्रिविलेज का प्रयोग करें। ये इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका अब्यूज मिसयूज किया जा रहा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। किसी भी ये कहा जाता है कि नहीं, अगर सांसदों की गरिमा खत्म हो गई तो लोगों का विश्वास संसद से उड़ जाएगा और इस वजह से संसद काम नहीं कर पाएगी, इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। संसद की गरिमा इससे नहीं खत्म होती कि कौन क्या आरोप लगा रहा है। संसद की गरिमा तो इससे खत्म हो रही है, जैसे अरविंद ने बताया, कि संसद में सांसद क्या कर रहे हैं और लोग क्या देख रहे हैं कि संसद क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। किसी का अगर बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है तो लोगों को दिख जाता है, समझ में आ जाता है कि ये आरोप बेबुनियाद है। उसके लिए बहुत सारे कानून हैं। डेफेमेशन का कानून है, सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन। अगर किसी सांसद को लगता है कि उसके खिलाफ कोई बेबुनियाद आरोप लगाया गया है तो वो सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन का प्रयोग कर सकता है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि संसद में घंटों चर्चा इस पर करी जाती है कि हमारे खिलाफ हमारा अपमान कर दिया गया, हमारी डिग्निटी पर आहत हो गई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के नाम पर, और दूसरी तरफ मिनटों में ऐसे कानून पास कर दिए जाते हैं। कल जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल पास कर दिया बिना किसी चर्चा के। उससे भी कम टाइम में जितने टाइम इस पर स्पेंड किया गया था, इस पर लगाया गया था कि भाई हमारे खिलाफ हमारी डिग्निटी पर आहत आ गई क्योंकि अरविंद ने ये बयान दे दिया। जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी पूरे देश को भ्रमित करके रखा गया। जब हमने लोकपाल में ये मांग करी कि न्यायाधीश भी लोकपाल के तहकीकात के दायरे में आए, यानी कि अगर कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार करे तो उसकी तहकीकात भी लोकपाल कर सके, क्योंकि लोकपाल सरकार और न्यायपालिका दोनों से स्वतंत्र संस्था बननी थी। लेकिन उस समय सरकार ने ये बोला कि नहीं, हम दूसरा कानून ला रहे हैं न्यायाधीशों के लिए। अब जब ये बिल लाया गया, कल किसी ने इस पर चर्चा भी नहीं करी कि इस बिल में न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार की तहकीकात और उनको प्रोसिक्यूट करने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार इतने दिन तक देश के लोगों को, जनता को भ्रमित करती गई कि भाई इस कानून में ये आएगा, लेकिन इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई और ये बिल ऐसे ही पास कर दिया गया। ऐसी उसमें सिर्फ मिसकॉन्डक्ट का प्रोविजन है कि मिसकॉन्डक्ट के लिए 2 समितियां बनाई जाएगी, जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी और जुडिशियल स्क्रूटनी कमेटी। स्क्रूटनी कमेटी के पास पहले किसी जज के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट का अगर आरोप लगता है तो स्क्रूटनी कमेटी के पास भेजा जाएगा और उस स्क्रूटनी कमेटी में उसी हाई कोर्ट के, अगर दिल्ली हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ आरोप लगता है तो दिल्ली हाई कोर्ट के ही 2 सिटिंग जज और 1 रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उनके पास, उनकी कमेटी के पास भेजा जाएगा कि वो अपने भाई बंधुओं के खिलाफ बताएं कि उन्होंने कोई मिसकॉन्डक्ट किया कि नहीं किया। ऐसी समिति से आप सोच सकते हैं कि कोई न्याय होगा, कि कोई मिसकॉन्डक्ट के लिए भी कुछ किया जाएगा जज के खिलाफ।
और पूरे देश को भ्रमित करके रखा गया कि भाई हम तो ठोस कानून बना रहे हैं, और अभी भी ये प्रचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अभी तभी अब से थोड़ी देर पहले मुलायम सिंह यादव संसद में घुसते समय उनसे जब रिएक्शन देखा गया तो उन्होंने कहा कि टीम अन्ना अपराधियों का अड्डा है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उसमें तो रिएक्शन देने की भी कुछ जरूरत नहीं है। बाल ठाकरे ने एक सवाल उठाया है, अपने डेली मुखपत्र में लिखा है कि अन्ना हजारे और टीम अन्ना के लोग विदेशी पैसों पर जो है विदेशी इशारों पर ये देश में ये इस तरह के काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। किसने दिया? आरोप लगाने का अधिकार आपको किस तरह का आरोप? मतलब नेताओं पर नहीं, हम जो कह रहे हैं दो चीजें हैं। हमने कहा 162 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, ये तो उनके एफिडेविट्स के अंदर है, ये तो उनके एफिडेविट्स के अंदर है। जो 14 मंत्रियों के खिलाफ हमने आरोप बताए, उसका आप 4-5 दिन इंतजार कीजिए, पूरे सबूत के साथ हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा है, ये विदेशी पैसा, अगर हमारा आंदोलन विदेशी पैसे से चल रहा है, कुछ गलत, पहली बात तो इसमें कोई विदेशी पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ये जनता का आंदोलन है, जनता के समय और जनता के पैसे से चल रहा है। अगर कोई भी गड़बड़ है, आप हमारी सारी जांच करा लीजिए, सारी एजेंसी से। आप तो सब ऑल पावरफुल हैं, आप तो सरकार में बैठे हुए हैं, आप ही के लोगों की सरकार है, आप हमारी सारी जांच करा लीजिए। अगर हम जांच में दोषी पाए जाते हैं तो जो आम आदमी को सजा मिलती है उससे डबल सजा हमें दे दीजिए ना। आज सरकार की तरफ से ये देखा जा रहा है कि जब जो भी एक्टिविस्ट या जो भी संस्था सरकार का विरोध करती है, सरकारी नीतियों का विरोध करती है, जैसे आज कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा के प्लांट के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, लेकिन उस जन आंदोलन के चलाने वाले लोग और उसके साथ उनकी संस्थाओं के खिलाफ सरकार ने बिल्कुल एक रेन ऑफ टेरर अनलीश कर दिया है कि 180 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा दिए हैं, सेडिशन के, नक्सलवाद के। अब हम ये देखते जा रहे हैं कि जो जना सरकार का विरोध करता है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले पर या किसी और जन विरोधी नीतियों के मामले पर, वहां पर सरकार उसको क्रश करने के लिए हर तरह का अख्तियार इस्तेमाल करती है, हर तरह का अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। दूसरा, जो ये 2 बिल आए हैं कल, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल, ये बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को संरक्षण देने की बजाय उनको और ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए बनाया गया है। अभी तक अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, वो कहीं जाके कम से कम शिकायत कर लेता था, उसके ऊपर फिर माफिया तरह तरह की उसको प्रताड़ित करते थे और कई बार उनकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसे लोगों को संरक्षण देना तो दूर, अब इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करेगा और उसकी शिकायत में पर्याप्त सबूत नहीं होंगे तो उसको 2 साल के लिए जेल डाल दिया जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को संरक्षण देने के लिए बनाया है कि उनकी आवाज को कुचलने के लिए बनाया है। दूसरा, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और स्टैंडर्ड्स बिल, ये जुडिशरी के अंदर भ्रष्टाचार को कम करने की बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा। इन सारी चीजों से ये पैदा होता है कि सरकार की नीयत में खोट है, सरकार अच्छे बिल लाना ही नहीं चाहती, सरकार जो भी कदम उठा रही है उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि संसद भी सरकार द्वारा ऐसे लाए हुए बिलों के ऊपर अपना ठप्पा लगा के ऐसे बिलों को पास करती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सरकार और संसद के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो कहते हैं कि आपने हमारा अपमान किया। अरविंद जी, राज्यसभा में ऐसे कई उद्योगपति सांसद हैं जिनका जनता या जनसेवा से दूर का कोई नाता नहीं है। ऐसे कई उद्योगपति पैसे के बल पर विभिन्न पार्टियों से टिकट लेकर संसद आते हैं। ये कहना है आपका, उद्योगपति कौन है आप बता सकते हैं? आप बता दीजिए। एक तो नाम इसमें दिया ही हुआ है, विजय माल्या। आप कम से कम अगर लिस्ट उठा के देखेंगे, माल्या ने पैसा देखिए, टिकट लिया, ये तो आरोप संसद में बैठे, ये तो आरोप उनके ऊपर सार्वजनिक तौर से कई अखबारों में निकले थे। आजम खान ने आपके खिलाफ, आपकी टीम पर कल आजम खान ने, आज मुलायम सिंह ने, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का कुछ आपके खिलाफ? हमें नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो वही बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनके आरोपों के अंदर कोई आधार नहीं है। आपने कभी फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया है? हमने कोई पैसा नहीं लिया। एक संस्था है कबीर,
जिसको मनीष चलाते हैं, उसने 2005 में 2009 तक पैसा लिया था। 2009 के बाद कोई पैसा नहीं लिया। कितना टोटल था $4 लाख के करीब। Arvind, something which you've been talking in fact about the parliamentarians and how corrupt they are, the allegations. Similar such incidents has come from Jharkhand, which is few hours away from the Rajya Sabha polls. Now, very surprisingly, there has been 2.25 crores of rupees that has been recovered from a car, and there are allegations that this belongs to a kid of one of the Rajya Sabha candidates. How would you see this? This is exactly what we are saying, that this entire politics today has become a politics of crime, money and corruption. If people with such tainted backgrounds will go and sit in parliament, then can this country expect any kind of justice? Can this country expect this parliament to make strict laws against corruption, against crime? Because if they made strong laws against corruption and crime, many of these people would themselves be directly affected by it. जनरल वीके सिंह के लिए आपने ट्विटर पे भी लिखा, कल आपने बयान भी दिया। क्या जनरल वीके सिंह के बारे में जहां तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट के करीब हैं, अब उनमें ईमानदारी जगी है, बहुत से खुलासे कर रहे हैं, ऐसा गलत है। मुझे लगता है पिछले 1 साल से उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाए हैं और एक इसका सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, एक ऐसा नहीं लगता कि जो भ्रष्टाचार लॉबी है वो उनको टारगेट कर रही हो आर्मी के अंदर। ये मामला तो देखिए, ये मामला तो जो 14 करोड़ की जो उनको ब्राइब का ऑफर किया गया, ये तो जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एडमिट किया है कि जनरल वीके सिंह ने उनको 1 साल पहले बताया, लेकिन 1 साल पहले कोई इस पर जांच नहीं कराई गई। जबकि अगर जांच इसमें आसानी से कराई जा सकती थी कि भाई ये जो टाटा ट्रक है, ये परचेज किस दाम पर हो रहा है, इसका सार्वजनिक प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है इन ट्रकों का, इस पर तो इंक्वायरी कराई जा सकती थी। उस समय कुछ नहीं कराया गया। अब ये कहा जा रहा है कि अब हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। जब उसमें इतने सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल जैसे लोग इन्वॉल्व हैं, तब फिर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, ऐसी एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन जो बिल्कुल सरकार के चंगुल में हो, वो क्रेडिबल नहीं होगा। और इसी वजह से बहुत सारा भ्रष्टाचार चलता रहा है, क्योंकि जिन संस्थाओं को वो इन्वेस्टिगेशन करना है उन्हीं लोगों के तहत होती हैं जो उस भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। इसीलिए लोकपाल की जरूरत है, जो कि एक स्वतंत्र संस्था। थैंक यू। आपने मेंशन किया है, मैं कुछ सांसदों का सम्मान करने में असमर्थ हूँ। क्या आप स्पेसिफाई करके उन सांसदों का नाम लेंगे जिनका सम्मान करने में आप असमर्थ? वो तो ये सारे इसमें हैं, जो जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप